अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जिसमें आपको फाइंड करनी है प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी इन्वर्स फंक्शन की। यहाँ पर आपको दे रखा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स 1/√2। हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो उस इन्वर्स फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि साइन इन्वर्स जो फंक्शन है उसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है। साइन इन्वर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी बच्चों? -π/2 to π/2, ये आपकी प्रिंसिपल ब्रांच है। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो इन दो क्वाड्रेंट में ही आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको ब्रांच जो है वो माइंड में आ जानी चाहिए। नाउ लेट अस सपोज दैट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू y। सबसे पहले हम उसको y सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, देन साइन y इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है। अब 1/√2 जो है वो साइन किस पे होता है? 1/√2 हमें पता है साइन π/4 पे होता है 1/√2। अब आप ये देखो कि π/4 जो आपकी वैल्यू है क्या वो इस ब्रांच में आ रही है? π/4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ ही रहा है। इसका मतलब वो जो π/4 है वो आपकी क्या बन गई? प्रिंसिपल वैल्यू बन गई। तो आप यहाँ लिखेंगे साइन y इज इक्वल टू साइन π/4। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू π/4 विच बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। तो प्रिंसिपल y क्या था आपका? साइन इनवर्स 1/√2। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो इसकी क्या बन गई? π/4। ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या माइंड में रखना है कि जिस इनवर्स फंक्शन की आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है उसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है। प्रिंसिपल ब्रांच अगर आपके दिमाग में आ गई तो आप फटाफट से उसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो निकाल देंगे। अब देखिए, तो आपने क्या किया, 1/√2 देखा, π/4 ये तो कोइंसिडेंसली उसकी ब्रांच में लाई करने लग गया। कई बार क्या होता है वो ब्रांच में लाई नहीं करता, वो वैल्यू जो है बाहर आती है। तो उसको ब्रांच में कैसे लेके जाएं वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में देखेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे है कोटेंजेंट इनवर्स -1/√3। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आप इसको y मान लेंगे। तो y ये बन गया आपका कोटेंजेंट y इज इक्वल टू कोटेंजेंट y इज इक्वल टू -1/√3। अब आप माइनस को एक बार छोड़ दें, कोटेंजेंट इनवर्स की आपकी ब्रांच जो है माइंड में आ जानी चाहिए। कोटेंजेंट इनवर्स की क्या थी आपकी बच्चों? 0 to π, ओपन इंटरवल 0 to π। अब 1/√3 जो है कोटेंजेंट किस पे होता है? कोटेंजेंट 60 पे होगा 1/√3। तो ये क्या बन जाएगा? कोटेंजेंट y इज इक्वल टू, मैं सिर्फ 1/√3 को लिख रही हूँ, कोटेंजेंट 60 यानी π/3। ठीक है। अभी ये जो माइनस है ये आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कोटेंजेंट जो है किन किन क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कोटेंजेंट जो है फर्स्ट में पॉजिटिव है और थर्ड में पॉजिटिव है, इसमें भी नेगेटिव है और इसमें भी, यानी सेकंड और फोर्थ दोनों में नेगेटिव है। फोर्थ का हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि फोर्थ से हमारी प्रिंसिपल ब्रांच बिलोंग नहीं करती है। तो हम सेकंड में ले जाने की कोशिश करेंगे कि इस वैल्यू को सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाएं। देखिए ये पाई है, अगर मैं इसको लिख दूं कोटेंजेंट π - π/3, ये देखिए कोटेंजेंट π - π/3 लिख दिया मैंने इसको। कोटेंजेंट π- का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कोटेंजेंट नेगेटिव होता है, यानी ये आपको देगा वैल्यू माइनस कोटेंजेंट π/3। ठीक है बच्चों, ये क्या बन गया? कोटेंजेंट y। यहाँ से आपके पास आ गया y इज इक्वल टू π - π/3। दिस इज इक्वल टू 2π/3। y की वैल्यू क्या आ गई? 2π/3। और 2π/3 कितना होता है? किस में लाई करेगा? 2π/3 120 होता है और 120 कहाँ लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। दिस बिलोंग्स टू प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स। इट मीन्स जो आपका y था यानी कोटेंजेंट इनवर्स
-1/√3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई हमारे पास 2π/3। सिमिलरली आप साइन इनवर्स -1/2 की भी निकाल सकते हैं, कोस इनवर्स √3/2 की भी निकाल सकते हैं, कोस इनवर्स -1/2 की भी निकाल सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, मैं इसको फिर से करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन को। कोस इनवर्स -1/2 की आपको बतानी है, तो आपको कोस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच ध्यान होनी चाहिए। कोस इनवर्स की भी वही होती है, 0 to π क्लोज इंटरवल होती है, यानी ये आपके एंड पॉइंट इंक्लूड होते हैं उसमें। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, इसको y लेना होता है। यहाँ से हमारे पास आ गया कोस y इज इक्वल टू कोस y इज इक्वल टू -1/2। माइनस ये 1/2, माइनस को तो हम छोड़ देते हैं, एक बार माइनस को तो हमें नहीं देखना, हमें 1/2 को देखना है। कोस 1/2 किस पे होता है, कोस 60 पे होता है 1/2, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -cos π/3। ठीक है, अब देखिए कोस की ब्रांच भी वही है, प्रिंसिपल ब्रांच 0 to π। अब कोस कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, कोस सेकंड में होता है और थर्ड में, इन दोनों में नेगेटिव, फर्स्ट और फोर्थ। फोर्थ तो उसका खुद का क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड दोनों में आपका कोस नेगेटिव है। थर्ड का उसकी प्रिंसिपल ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है, तो हम थर्ड को कंसीडर नहीं करेंगे। हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट को, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जानी है, तो आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, कोस पाई माइनस π/3। देखो बच्चों ध्यान दो जरा, यहाँ पर माइनस कोस π/3 को आप कोस पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। पाई माइनस का मतलब सेकंड में जाना, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आ गया, यहाँ से आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब y की वैल्यू फिर से क्या आ गई, पाई माइनस π/3, इट मीन्स 2π/3 विच बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल ब्रांच 0 to π क्लोज इंटरवल। इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कोस इनवर्स -1/2 की क्या आ गई आपके पास, 2π/3। सिमिलरली आप साइन इनवर्स -1/2 की भी निकाल सकते हैं, कोस इनवर्स √3/2 की भी निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, वी आर एट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ा था। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखी हैं, सारी नहीं लिखी हैं, लगभग आपकी 20 प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपकी बुक में मिल जाएंगी, आपको एनसीईआरटी की बुक में। ये जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लगभग क्वेश्चन जो बनता है, जो फ्रेम होता है क्वेश्चन, वो इन्हीं प्रॉपर्टीज में से फ्रेम होता है। देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये आपको ध्यान रखना है कि जो x है वो कहाँ से लेना चाहिए, -1 to 1, x की डोमेन जो है -1 to 1 होनी चाहिए, क्लोज इंटरवल। टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोटेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, x mod greater than equal to 1, it means x lying between -1 and 1. टेंजेंट इनवर्स x प्लस सीकेंट प्लस टेंजेंट इनवर्स y, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लगभग क्वेश्चन जो है इन टेंजेंट की प्रॉपर्टीज में से ही फ्रेम होते हैं। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ कंडीशन क्या है x और y पर, कि x और y का जो प्रोडक्ट है वो आपका लेस देन 1 होना चाहिए, तभी आप ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। जो एक्स वाई पर यहाँ पर क्या कंडीशन है कि प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज ग्रेटर देन -1। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स
x plus y divided by 1 minus xy when xy is greater than 1। ये प्रॉपर्टी हम तब लगाएंगे जब हमारा xy का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 होगा, और ये हम तब लगाएंगे जब xy का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 1 होगा। पाई प्लस और xy दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से ही लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है ये देखिए, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 31/17। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए हमने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन प्रॉपर्टीज में कहीं भी आपको 2 टेंजेंट इनवर्स नहीं मिला है। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, इट मीन्स आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस नेक्स्ट जो है आपका टेंजेंट इनवर्स 1/7। ये हमने कौन सी साइड ली है? ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है। अब देखिए टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अगर मैं इन दोनों को ले लूँ, टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7, ये देखिए ये मेरा x हो गया और ये मेरा y हो गया, और x और y का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा? 1/2 मल्टीप्लाई 1/7, दिस इज 1/14, दिस इज लेस देन 1। तो हम ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x y। इट विल बिकम टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स, दिस इज x, दिस इज y, 1/2 प्लस 1/7 divided by 1 minus 1/2 multiply 1/7. Now this is equal to tangent inverse 1/2 plus tangent inverse, this is equal to 1/2 plus 1/7। आप एलसीएम लेंगे 14, नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा आपका 9/14, और डिनोमिनेटर देखिए 1 माइनस 1/14 इज 14/13। ओके, नाउ 14 जो है वो कट हो गया। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया? टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 9/13। नेक्स्ट देखिए, आप फिर से यहाँ पर अप्लाई करेंगे टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला। दिस विल बिकम x एंड दिस इज y, एंड x एंड y, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, दिस इज 9/1/2 मल्टीप्लाई 9/13, इट विल बिकम 9/26। ये प्रोडक्ट हो गया, और प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 1 है, तो हम फिर से यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन? टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस 9/13 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 9/13, इट विल बिकम टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस 9/13 क्या बन जाएगा बच्चों? ये 13 प्लस 18 यानी कि 31/26। नेक्स्ट देखिए नीचे फिर वही एलसीएम आएगा 26 माइनस 9, दिस इज 26 माइनस 9 इज 17। 26 से 26 कट हो गया, तो हमारी जो है आंसर क्या बन गया? टेंजेंट इनवर्स 31/17 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था कि 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 31/17। ये आपने यहाँ पर 2 बार प्रॉपर्टी अप्लाई की है। ये आप कब अप्लाई कर पाते हैं? जब आपको ये पता हो कि कंडीशंस क्या क्या दे रखी हैं फॉर्मूले के साथ। ओके, आपके इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इन पे फोकस कीजिए। ओके, थैंक यू।